बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पर नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखिए, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफुजात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम रहेंगे। और ये असल में जो तहफुजात हैं वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। और वो बाहर आए तो सहाफी वहां पे खड़े थे, सहाफियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीजों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने ये कहा कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थी और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेंगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल, कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत, और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी, और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ जगहों के, और खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं। तो ये सुहेल अफरीदी जो है वो काफी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उनमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं, लोग चारों तरफ से इनको छू सकते हैं, और बड़े मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल अफरीदी को ये तहरीक भी चलानी है। तो फिर अब एक कंटेनर तैयार कर दिया गया है। ये कंटेनर आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा, और किस वक्त ये कंटेनर इस्लामाबाद का रुख कर लेता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस मरतबा ये जबरदस्ती इस्लामाबाद घुसने वाले नहीं है। जो बातें डिस्कस हो रही है, क्योंकि अभी दो ऑप्शन है ना जिनके ऊपर ये लोग और कर रहे हैं, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इकट्ठा किया जाए, और ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया जाए जो लंबी ड्यूटी दे सके। अगर किसी जगह पे वफाकी हुकूमत पुलिस के जरिए से, इदारों के जरिए से कुछ रुकावटें खड़ी करती है और आगे नहीं जाने देती, तो ठीक है, जहां वो रोक ले वहीं रुक जाओ और वहीं पे बैठ जाओ। और
اور لڑائی کیے بغیر وہاں پہ بیٹھ کے اعصاب کا امتحان لیا جائے اداروں کے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ملک بند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ہم آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ رکاوٹ ڈالیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. اب وہاں سے آ کر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پولیس کی کیپیسٹی یا کسی ادارے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر لاکھوں لوگ بیٹھے تو آپ ادھر سے آئیں اور آ کر بندے اٹھا کے لے جائیں. یہ نہیں ہوتا. وہ یہی ہوتا ہے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ قابو آ جاتے ہیں. اب جب لوگوں نے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے انہوں نے بھی وہیں بیٹھ جانا ہے. تو یہ ایک نئی طرح کا احتجاج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, اور بھی دیگر آپشن ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے. پورا ملک بند کرنے کی بھی آپشن ہے, اور اسٹریٹ موومنٹ کا جو مرحلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ابھی جاری ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا نیکسٹ جو حکم ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. پتہ نہیں چلا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہنا ہے یا کیا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کل میں آپ کو بڑی اہم اطلاعات مل جائیں. تو ایک طرف تو یہ کنٹینر تیار ہو گیا, اور ایک طرف جو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, فوج کے ترجمان, وہ اداروں میں خفیہ دورے کرتے ہیں, تعلیمی اداروں میں. خفیہ دورے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہے پہلے کہ وہ جا رہے ہیں. اچانک سے پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ چلے گئے ہیں, پھر وہاں کیمرے بھی نہیں ہوتے, نوجوانوں کے موبائل فون رکھوا لیے جاتے ہیں, انہیں یرغمال بنا کے ایک طرح سے اندر رکھا جاتا ہے, پھر سوالات بھی فراہم کیے جاتے ہیں کہ یہ سوالات پوچھنے ہیں. اور وہی بات میں کرتا ہوں کہ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے, باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہے اس معاملے پہ. وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائے, سر جھکا کے باہر آ جائے. لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بٹا والا پھاٹک کھولو, میں نے سر نیچے نہیں کرنا, میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا. اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا ہے جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے, تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے. اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا. غور سے سننا ہے وی لاگ. اس ترمیم کی وجہ کیا ہے یہ آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا. نمبر ایک, اس کی وجہ یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کو پورا یقین ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پورا یقین ہے, جیسے دن کی روشنی میں آپ کو دن کا یقین ہوتا ہے نا, ایسے عاصم منیر صاحب کو پورا یقین ہے کہ وہ عمران خان کا رستہ نہیں روک پائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کا رستہ روکنا ناممکن ہے. عمران خان واپس آئے گا اور اسی بات کا انہیں خوف ہے. یعنی عاصم منیر صاحب کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر عمران خان واپس آئے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, یا اگر عوامی حکومت آ گئی تو میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ جو خوف ہے نا, یہ جینے نہیں دیتا. یہ خوف انسان کو سانس نہیں لینے دیتا. یہ خوف آپ کو ذہنی طور پہ انتشار کا شکار کر دیتا ہے, پریشانی کا شکار کر دیتا ہے. اپنے اس خوف سے بچنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے اپنے ارد گرد آئین کی ایک دیوار کھڑی کی ہے. اس کو آپ سمجھ لیں, سمپل کر لیں. عاصم منیر صاحب کو اس بات پہ پورا ایمان ہے ان کا, اور انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہر حال میں عمران خان نے واپس آنا ہے, اور عاصم منیر صاحب کی بس ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ اس آدمی کا رستہ نہیں روکا جا سکتا. یہ پریشر آنا ہی آنا ہے. ابھی یہ ٹرمپ کے بلبوتے پہ تھوڑا پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اچھل کود کر رہی ہے, لیکن بڑی جلدی یہ بھی بند ہو جائے گی. ٹرمپ ان کا چیزہ لگا رہا ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور ویلاگ میں وہ ان کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے, وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عاصم منیر صاحب ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے. ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ آ گیا یا عوامی حکومت آ گئی تو ہم نے جو کچھ کر چھوڑا اس ملک کے ساتھ اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. یہ جو کچھ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے, اس ملک کے لوگ اور اس کا قانون ہم سے پوچھے گا. تو اب ان قوانین سے بچنے کے لیے یا ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ ایک آئینی دیوار کھڑی کی گئی ہے اپنے ارد گرد. اس دیوار کے اندر کیا ہے کہ میں ساری زندگی ریٹائر ہی نہیں ہوں گا, مجھے ساری زندگی مراحت ملتی رہیں گی, مجھے جو ہے ساری زندگی استثنا رہے گا, میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہوگا, اور مجھے ہٹایا بھی نہیں جا سکے گا. اگر ہٹانا ہے تو یا تو 2/3 اکثریت لے کر آؤ یا مجھے صدر پاکستان کی طرح امپیچ کرو, اور میں جب چاہوں گا کسی بھی حکمران سے کہہ کے کوئی اور عہدہ بھی لے لوں گا اور اس کو انجوائے کروں گا. یہ ہے آئینی ترمیم 27ویں میں آرمی چیف کی حد تک چیزیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے آج سیلیبریشن کا دن ہے, اور ان کی پارٹی کے لیے بھی ایک طرح سے. ایک تو انہیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے فل. یہ فرد واحد کے لیے ایک آئینی ترمیم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فرد واحد کے لیے آئینی ترمیم کریں. آپ نے ایک عجیب رستہ کھول دیا ہے کہ اب ہر آرمی چیف جو آئے گا وہ فیلڈ مارشل بننا چاہے گا. فیلڈ مارشل بننے کے لیے اس کو یا تو جنگ کرنی پڑے گی افغانستان سے یا ایران سے یا انڈیا سے. چائنا سے تو ہم جنگ لڑ نہیں سکتے, تو یا وہ انڈیا سے آ کے جنگ کرے گا یا افغانستان سے کرے گا یا وہ ایران سے کرے گا. پھر میڈیا کے اندر اپنی بلے بلے کروائے گا, اور اس کے بعد جناب وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لے گا. جب وہ فیلڈ مارشل بن جائے گا تو یہی سارا کچھ اس کو بھی مل جائے گا. دیکھیں نا, آپ نے ہر آرمی چیف کے لیے رستہ کھول دیا کہ جب وہ آئے تو اس کو فوری طور پہ فیلڈ مارشل بننے کے لیے ایک جنگ کرنی ہوگی, اور وہ جنگ میں اتر جائے گا قوم کو لے کر. کبھی میں تو فیلڈ مارشل بننا چاہتا ہوں, آرمی چیف تو اتنا رہ گیا ہے, فیلڈ مارشل تو اتنا بڑا ہے.
फील्ड मार्शल को तो इस्तिस्ना है, फील्ड मार्शल की तो मुराद ताहयात है, फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात है, फील्ड मार्शल पे सारी जिंदगी केस कोई नहीं हो सकता, फील्ड मार्शल को कोई वजीर आजम कोई किसी का बाप भी हटा नहीं सकता, लिहाजा उसको हटाने का तरीका भी बहुत मुश्किल कर दिया है। तो मैं तो बनूंगा फील्ड मार्शल जो आर्मी चीफ बनेगा, और फील्ड मार्शल बनने के लिए वो वही करेगा जो जरूरी है, यानी एक आधी जंग या लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद कोई फील्ड मार्शल का ओहदा मिलता है। अदरवाइज तो ऐसे फील्ड मार्शल का ओहदा कोई सड़कों पे तो नहीं मार देता रेडियो की तरह। यहां पे तो इस दफा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, जैसे भी बन गए। एयरफोर्स ने तैयारे गिराए इंडिया के, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी जंग नहीं थी, हमने कश्मीर फतह नहीं किया, लेकिन वो फील्ड मार्शल बन गए। अब उस ओहदे का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपने लिए एक आहनी दीवार खड़ी की, और आईन से बनी हुई आहनी दीवार खड़ी की कि इमरान खान इस दीवार के पार आके मुझे ना मार सके। आप अंदाजा करें कि जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 इनके आसाब पे कितना सवार है। आज पहली मर्तबा मुझे महसूस हुआ कि आर्मी चीफ हमारे जो हैं वो इमरान खान से डरते हैं। मुझे पहली दफा एहसास हुआ, मुझे इससे पहले नहीं लगता था। मुझे लगता था कि शायद सिस्टम इनसे डरता है, सियासतदान इनसे डरते हैं, या ये इनको खौफ नहीं है इस बात का, ये मुझे कंफ्यूजन रहती थी। लेकिन आज मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। जो मेरे सोर्सेज मुझे कहते थे ना कि ये दिन रात डरते हैं इमरान खान से, ये खौफजदा है इमरान खान से, वो मुझे बार बार लोग जो है दावा करते थे मेरे सोर्सेज, और मैं सोचता था यार वाकई ये बात ठीक कर रहे हैं। तो 100% इमरान खान ने इनकी रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इस आदमी से बचना कैसे है, क्योंकि उसके साथ अवाम की ताकत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद कर रहा है और उसकी इज्जत में इजाफा कर रहा है, लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल रहा है। अब मैं एक चीज आपको और बताऊं, जितने भी लोग आज तक ताकतवर हुए ना, वैसे पूरी तरमीम में अवाम के लिए कुछ नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उनके लिए खुशखबरी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगा। ये अशराफिया की तरमीम उन्होंने आपस में मिलजुल के कर दी है। अदलिया का जो कचूमर निकला वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं कि जब भी कोई जालिम होता है ना, जब वो अपना पूरा बंदोबस्त कर लेता है, जब उसे लगता है कि अब उसे कोई छू भी नहीं सकता, जब उसे लगता है कि मैंने सारे अपने हर तरफ से दरवाजे बंद कर लिए हैं, जब उसे ये लगता है कि उसने बड़ी बड़ी फसीलें खड़ी कर दी हैं, जब उसे लगता है कि उसने एक ऐसा किला बना लिया है जिसे कभी कोई फतह नहीं कर सकता, तो तब अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा को भेजता है। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो अपना डंडा चलाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून हरकत में आता है। मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को मलिया मेट होते हुए देखा, तारीख की किताबों में पढ़ा कि जब वो मुतमईन हो गए और उन्हें लगा, और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वक्त पकड़ता है जब वो वहमो गुमान भी नहीं होता उनका। कौमों को अल्लाह ने ऐसे पकड़ा कि जब उनका वहमो गुमान नहीं था, जो बड़े सरकश लोग थे, जब उनका वहमो गुमान भी नहीं था, उनको 1% भी इम्कान नहीं था, तब मेरे अल्लाह ने उनको पकड़ा बेखबरी में। तो बेखबरी कब होती है? जब आप मुतमईन हो जाते हैं। अब इतने सारे इक़दाम करके ये निजाम मुतमईन हो जाएगा कि इमरान खान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इमरान खान से तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो लड़ रहे हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से, और इमरान खान उन्हें सिर्फ लीड कर रहा है। लड़ाई तो आपकी 25 करोड़ पाकिस्तानियों से है, और लड़ाई आपकी अल्लाह रब्बुल इज्जत के असूल और कानून और ज़ाब्ते के साथ है कि आप जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, फस्तायत कर रहे हैं, आप माओ और बेटियों को परेशान कर रहे हैं, आप चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से है, आपकी लड़ाई पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से है। इमरान खान तो सिर्फ आपके और अवाम के बीच में खड़ा हुआ है, और उससे इतना खौफ इमरान खान का। मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से जरूर सोचें कि खौफ इमरान खान का जो है वो रगों में उतर गया है, इनकी हड्डियों में बैठ गया है, और अब ये तरमीमें कर करके अपने आप को बचा रहे हैं कि जनाब कुछ करो, अपनी अपनी जान बचाओ। ये जनाब आर्मी चीफ की हद तक जो एक तरमीम हुई मैंने आपको बता दी। और नई कमांड पोस्ट का एक कयाम कर दिया गया, एक नई कमांड पोस्ट बना दी गई, यानी ये इख्तियारात जो है वो अब आर्मी चीफ को मिल गए हैं, ये वाले भी। वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बैक वक्त चीफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम देंगे की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरान में से तैनात करेंगे, और इसकी तनख्वाह और मुराद का तायुन भी वज़ीर आज़म करेंगे। यानी ये जो एटम बम जिसके हाथ में होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, बहुत, यानी आर्मी चीफ के बाद एक बहुत अहम तरीन ओहदों में से एक ओहदा DGISI का होता है, और एक ये ओहदा है, और ये ओहदा होता है नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का।